नमस्कार, जिन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित। मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति की भेंट। उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन सेवाओं के लिए एसओपी की जारी। इमरजेंसी वाले मरीजों का बिना पैसे भी करना होगा इलाज। नहीं कर पाएंगे इलाज से इनकार या देरी। डोईवाला के वार्ड 5, 6 और 7 में नहीं होगा चुनाव का बहिष्कार। प्रशासन ने ली राहत की सांस। जौली ग्रांट के पास सड़क निर्माण के आश्वासन के बाद माने लोग। निकाय चुनाव से पहले पुलिस सक्रिय। करीब 4000 लीटर अवैध शराब की जब्त। करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। 6 करोड़ के मादक पदार्थ भी बरामद। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। गुरुद्वारों में सजाए गए कीर्तन दीवान। नितनेम पाठ के साथ कीर्तन और धार्मिक आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी यानी कि चमोली की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्ययभार केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का अनुरोध भी किया है। सोमवार को रामनगर में एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान के पास नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी हाजी आसिफ इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस चुनाव में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर किसी के पास भी कोई समाधान नहीं है। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से आज का जो चुनावी कार्यालय है वो हमने यहाँ खोल लिया है और हमारे सभी जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये कार्यालय खोला गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव है और इसमें मालिकाना हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नशा दूर करने जैसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनता ने मुझे बीच में भेजा है, चुनाव में उतारा है और जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और लगातार जो है हम इसमें कार्य करेंगे। जनता का फैसला जो भी हो, मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में मतदान होने हैं। 23 जनवरी को सभी निकायों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हो, इसके लिए बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे मंडल अध्यक्ष तक सबको जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनावों में मिलने वाला है। और हम जो है कि 100% उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें विजय प्राप्त करने वाला। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेज से की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल का ये दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराएं। अगर मरीज के पास पैसे नहीं है तब भी चिकित्सक या अस्पताल उसके इलाज में ना तो किसी तरह की देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने सख्त हिदायत दी कि अगर डॉक्टर की पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि मरीज को तुरंत उपचार उपलब्ध कराए। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त 1314 पदों पर शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी। अभी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं और 1 जनवरी से हमने ये एसओपी जारी करने के निर्देश दिए और जारी हो चुकी है। और इमरजेंसी विभाग में जब भी कोई मरीज आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे चिकित्सकों को जो भी इमरजेंसी में हैं कि वो तत्काल जो है मरीजों को अटेंड करें, उन्हें देखें, उन्हें उपचार जो भी मिलना चाहिए वो प्रदान करें। और अधिकतम 10 मिनट का जो समय दिया है, कभी कभार जो है भीड़ होती है मरीजों की इमरजेंसी में, फिर भी जो है हमने ये बोला है कि तत्काल जो है उन्हें सेवा प्रदान की जाए और अधिकतम 10 मिनट में उनका उपचार प्रारंभ किया जाए। नैनीताल पहुंचे सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखंड शासन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सभागार में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी एचओडी के साथ यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने को लेकर बैठक की है। उन्होंने कहा कि मेरू के लिए नैनीताल स्थिति पटवाड़ागर में जमीन का चयन कर लिया गया है, जिसके लिए भारत सरकार से 100 करोड़ की धनराशि जल्द ही मिलने वाली है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरी मदद की जाएगी। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा पर अधिक और अधिक जोर दिया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि युवा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकें और उन्हें आगे चलकर रोजगार मिल सके। हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक जनरल विजिट है, जिसमें कि हम यहाँ की क्या इशूज़ हैं, किस तरह से यहाँ की जो टीचिंग और लर्निंग का जो पूरा माहौल है, एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। उसमें सारे फैकल्टी और एचओडीज से हमारी वार्ता हुई है, करीब 2 घंटे हमारी विमर्श हुई है। उसमें कई इशूज़ आए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ और करनी चाहिए जिससे और बेहतर हो सकता है। अभी मेरू का प्रस्ताव है जो कि पटवा डांगर में वहाँ ज़मीन फाइनल हो गया है, उसके लिए भारत सरकार से 100 करोड़ मिलेगा। और जो भी राज्य सरकार से जो भी मदद की आवश्यकता होगी यूनिवर्सिटी को, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया जाएगा। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर से नशेड़ियों के खिलाफ नगर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाते हुए भारी संख्या में नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अचानक हुए इस कार्रवाई के बाद नशेड़ियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्य, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी कोतवाल, अरुण कुमार सैनी वरिष्ठ उपनिरीक्षक, मोहम्मद यूनुस वरिष्ठ उपनिरीक्षक, मनोज नयाल और पुलिसकर्मियों के द्वारा संयुक्त रूप से नगर के भवानीगंज, रानीखेत रोड, खताड़ी, कोसी बैराज सहित कई इलाकों में नशेड़ी के खिलाफ
अभियान चलाया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया है कि एंटी रोमियो अभियान के तहत गठित पुलिस टीमों के द्वारा अलग अलग स्थान से 80 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के सभागार में मौजूद चिकित्सकों के द्वारा मेडिकल करने के बाद 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना वसूलने के साथ ही 5 बाइक को सीज करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल के आदेशानुसार आज ये रामनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो अभियान एक चलाया गया, जिसमें अनावश्यक तौर पर सड़कों पर 3 सवारी शराब पी करके वाहन चलाने वाले तथा होटलों और ढाबों में जो है शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 80 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और लगभग उनसे 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। 5 वाहन सीज किए गए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। आने वाले निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4,000 लीटर से अधिक की अवैध शराब, जिसकी कीमत करीब 16 लाख से अधिक है, इसे जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 6 करोड़ 5 लाख की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरनी ने जानकारी दी और बताया कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करों की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है। अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4,000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों के खिलाफ। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए अवैध चरस की खेप बरामद की है। नैनीताल पुलिस और एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी और एएनटीएफ ने 2 अलग अलग मामलों में 7 किलो चरस पकड़ी है। थाना खंसियों और एनटीएफ ने 5 किलो चरस और चोरगलिया थाना पुलिस ने, एसओजी ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस बरामद की है। दोनों ही मामलों में 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक चोरी का भी खुलासा किया है, जिसमें 4,80,000 रुपए के जेवरात के साथ शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों हमने कुछ और केस भी किए थे जिसमें कुछ लोगों से इसमें की बरामदी हुई थी। आज हमारी जो खंशी थाने की टीम है और चोरगले थाने की जो टीम है, उनके द्वारा अलग अलग प्रकरणों में कुछ अभियुक्तों को चरस के साथ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों प्रकरणों में मिला के 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से लगभग 7 किलो के आसपास जो चरस है वो बरामद की है। इस सारे प्रकरण में जो अभियुक्त हैं उनमें से 1-2 अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है। अब इसमें ये लोग कहाँ से खरीद के ला रहे हैं और किसको सप्लाई करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में भी बेचना हो रही है। तो ये जो इस तरीके के नशे के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें मेरी तरफ से टीम को इनाम दिया जा रहा है। और इसमें चूँकि कुमाऊँ जो रेंज की एनटीएफ भी शामिल है, तो उसकी भी जो इनाम की घोषणा है वो डीआईजी कुमाऊँ क्षेत्र के स्तर पर की जा रही है। एक मुखानी क्षेत्र में 21 दिसंबर को एक चोरी हुई थी, जिसमें किसी घर से कुछ सामान चोरी हुआ था। इसमें पुलिस ने अनावरण करते हुए जो माल है उसको 100% बरामद कर लिया है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त पूर्व में भी 2 बार चोरी घटनाओं में गिरफ्तार हो चुका है। तो इसमें जो पुलिस है इसको भी के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सामाजिक सरोकारों को समर्पित जॉन सार बाबर की पहली फिल्म मेरे गांव की बात लगातार 5 हफ्तों से देहरादून के सेंचुरी मॉल में हाउसफुल चल रही है। फिल्म की उपलब्धि पर पद्मश्री बसंती बिष्ट ने फिल्म के अभिनेता अभिनव चौहान को सेंचुरी मॉल में शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। पद्मश्री बसंती बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा के इतिहास में ये कीर्तिमान पहली बार हुआ जब लगातार 5 हफ्तों तक हाउसफुल चल रही है। इस
फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से जौनसार बाबर के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की बोली, भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं, महिलाओं का सम्मान दिखाया गया है, ये सराहनीय प्रयास है। वहीं फिल्म के निर्माता के.एस. चौहान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और वो भी अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसकी पूरी शूटिंग जौनसार बाबर क्षेत्र में हुई है। फिल्म 5वें सप्ताह में भी देहरादून और विकास नगर में हाउसफुल चल रही है। यह फिल्म हरिद्वार, मसूरी और हिमाचल में भी प्रदर्शित हुई है। बहुत अच्छी लगी। एक तो जो संस्कृति से जोड़ने का काम जो इसमें हुआ है, और म्यूजिक पक्ष बहुत अच्छा था। ये जो वो दिखाया ग्रुप में पांडी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा जो ये पहाड़ से जोड़ने का जो विवाह पहाड़ से करने का, पहाड़ी लड़की से करना, वो बहुत ऊंचा काम है। सबसे बड़ा बहुत अच्छी थी। आज हमने देखी बड़े परिवार के साथ, और जौनसार की संस्कृति को प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका मिलेगा। सिनेमा का अच्छा माध्यम है समाज के लिए। ये मूवी बहुत अच्छी बनी है। खासकर अभिनव की एक्टिंग बहुत सुंदर थी, और बच्चे जितने भी बच्चे कलाकार थे, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और हम आगे भी चाहेंगे अभिनव ऐसी मूवीज बनाते रहे, ताकि हम अपना कल्चर छोड़। तो मैं जाना चाहता हूँ अभिनव चौहान को, के.एस. चौहान को, जिन्होंने ऐसा सोचा और जिन्होंने इस सोच को परिणत किया। ये हमारी लोक पंचायत की सोच है कि ये सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित है, और इससे बहुत बढ़िया मूवी है। जो सारी मूवी टेक्निकल है, बहुत बढ़िया। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है, और इसी से संबंधित खबर विस्तार से। डोईवाला के लोनावला स्थित गुरुद्वारे में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। ये जहां उन्होंने गुरु दरबार में मत्था टेका और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए अरदास की है। आज कलगीधर पातशाह 10वें पातशाह का आज प्रकाश पर्व है, और मैं पूर्ण मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो उन्होंने हमको मार्ग दिया है साहस, शौर्य और बलिदान का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही है। उन्होंने खास तौर पर ये बोला कि शुभ कर्म से कभी हटना नहीं चाहिए, और जो भी आपने जीवन में करना है उसके बारे में निश्चय करें और अपनी जीत हासिल करें। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से शुरू हुई शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सर्दी के प्रकोप के बावजूद बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर, केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर, मां गंगोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा और मां यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली में रविवार तक करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यहां तक कि इस यात्रा में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। शीतकालीन यात्रा का हम लोग डेली इसका ब्रीफिंग ले रहे हैं, डेली हम लोग उसका आंकड़े लिस्टिंग भी ले रहे हैं। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के अनुसार जो भी निर्देश जो है उसमें पूरे सारे जनपदों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो अपने यहाँ जो शीतकालीन यात्रा है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में, तो उन्होंने जो शीतकालीन यात्रा स्थल है उसको पूरा वहाँ पर हमने पुलिस फोर्स का भी बंदोबस्त किया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी जो है पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। पांडुकेश्वर गांव बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जहां भगवान कुबेर और उद्धव की 6 महीने शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। जब से उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम की यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से लेकर लगातार भगवान कुबेर और उद्धव के मंदिर में
विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां हर दिन भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा। पांडुकेश्वर गांव के रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में हर दिन भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे, जो भगवान कुबेर जी के साथ साथ भगवान योग बद्री और भगवान उद्धव जी के दर्शन कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के शुभंकर लोगो, जर्सी और टैगलाइन आदि का कैंटर के जरिए अधिक प्रचार हो, इसके लिए जनपद चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 6 जनवरी को प्रमोशनल वैन का जिला कार्यालय गोपेश्वर चमोली से हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, राष्ट्रीय खेल जो 38वें इस बार उत्तराखंड को मेजबानी मिली है, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हल्द्वानी से किया गया था और आज ये हमारे जनपद में आ गई है। तो मुख्यालय गोपेश्वर से अब ये जोशीमठ और अन्य तहसीलों में जाएगी और इसके साथ राष्ट्रीय खेलों का मैस्कट मौली भी साथ में है। तो इससे प्रचार प्रसार अच्छा होगा राष्ट्रीय खेलों का। और 9 तारीख को गोपेश्वर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें पांडवास शो भी होना है, जिसकी तैयारी शासन द्वारा करवाने के लिए निर्देशित किया गया था और राज्य निर्वाचन आयोग से भी उसकी अनुमति ले ली गई है। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को मेजबानी मिली है। इससे हमारी देवभूमि खेल के रूप में भी, खेल भूमि के रूप में भी विकसित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।